हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग संचित निधि वाला हिस्सा देखेंगे। आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 हम लोगों ने संसद की समितियों वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आप लोगों को संचित निधि वाला हिस्सा बता रहा हूँ। ये टॉपिक भी क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि संचित निधि के अंतर्गत किनके किनके वेतन भत्ते आते हैं, किन किन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते आते हैं। उसके अतिरिक्त आकस्मिक निधि, संचित निधि को पारित करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे पारित होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ बहस होता है। ये सब तरीके के क्वेश्चन इससे भी आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको। और मैंने पूरा एक साथ बता दिया है एक पूरे बोर्ड पे, तो इसी तरीके से टेबल के रूप में इसको नोट करिएगा। देखिए, कभी भी नोट्स बनाते हैं तो ऐसा कोशिश किया कीजिए कि एक साथ बहुत सारी चीज़ों को एक बार में दिखे, ऐसा टाइप के नोट्स बनाएं आप। जैसे कि टेबल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों को टेबल फॉर्म में लिखना आसान नहीं होता है, लेकिन पॉसिबल जितना हो पाता है उतना कोशिश किया कीजिए कि एक टेबल फॉर्म में बनाएं एक तरीके से, मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक पेज में दिखनी चाहिए। तो जब आप मेमोराइज करेंगे उसको एग्ज़ाम में, आप देखेंगे कि कभी कभी उसको टेस्ट दे रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एक पेज में आपको बहुत सारी चीज़ें अगर दिखेगी तो वो जल्दी याद आता है। इन कंपैरिजन टू आप अलग अलग पेज में लिखे रहेंगे तो अलग अलग दिक्कत होता है, फिर पेज अलग अलग पेज में को याद करने में। एक साथ आप चीज़ लिखें तो जल्दी याद होता है। तो आप कोशिश किया कीजिए कि एक साथ किसी चीज़ को बना के, तीन तो निधि है, जैसे कि तीन तरीके की निधि एक साथ बना के तीनों निधि को देखिए, एक बार एक पेज को देखिए, तीनों निधि पूरा कवर हो जाए। इस तरीके की चीज़ जो है, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत ज़्यादातर ऐसा चीज़ करने से फ़ायदा होता है, ठीक है। तो नोट्स जो है वो ऐसे ही बनाया कीजिए। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से टेबल फॉर्म में आपको बताऊँ। एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ पूरा, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपका मन करे तो। इस तरीके की चीज़ें लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा जल्दी पढ़ाई होगा। जब आप रिविज़न करेंगे तो देखेंगे तो एक बार में सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। तो संसद की निधि यहाँ चमक रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है संसद की निधि फंड्स, ठीक है। देखिए, संसद में तीन तरीके की निधि होती है, एक संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि, ठीक है। मतलब ये भारत की निधियाँ हैं, तो तीन तरीके की निधि होती है। तो देखिए, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। पहले देखते हैं संचित निधि, आर्टिकल 266, ठीक। तो आर्टिकल 266 में संचित निधि दिया हुआ है। संचित निधि के अंतर्गत भारत सरकार को प्राप्त होने वाला धन कर से और ऋण से, ठीक है, टैक्स से, और जो भारत सरकार जो बहुत अलग अलग देशों से ऋण लेती है, जैसे $540 बिलियन का अभी ऋण है भारत की सरकार के पास, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऋण लेना सही भी होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि मेट्रो के लिए ऋण लिया गया है, दिल्ली मेट्रो के लिए ऋण लिया गया था, और अभी जो अभी जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है उसके लिए ऋण लिया गया है। तो ऋण लेने से क्या होता है कि ऋण लेके आप कोई भी चीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं जो आगे चल के आपको बेनिफिट देगा। जैसे दिल्ली मेट्रो भी बहुत बेनिफिट दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़, तो ऋण बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, हर कंट्री के ऊपर कुछ ना कुछ ऋण होता है। तो ऋण से जो प्राप्त आय होता है वो ऋण लिया रहेगा वो, और जो भारत में हम लोग जब टैक्स देते हैं वो सब संचित निधि में जाके कलेक्ट होता है। संचित निधि में जाके, कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं इसको, कंसोलिडेटेड फंड। इंग्लिश नाम भी याद रखना है ना इसका, कंसोलिडेटेड फंड। कई बार हिंदी में इंग्लिश में दे देता है, हिंदी के जगह भी, तो उसको भी याद रखिए। कंसोलिडेटेड फंड इसको बोलते हैं। जो प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट कमाती है गवर्नमेंट, ठीक है, फीस होता है जो हम लोग पेड करते हैं, और जो टैक्स देते हैं वो सब जो है, ठीक है, वो आरबीआई में जमा होता है। ये सब जो हम लोग टैक्स देते हैं, 18% हम लोग क्या दे रहे हैं अभी, 18% जीएसटी दे रहे हैं एजुकेशन में, ठीक है। एजुकेशन में कितना परसेंट जीएसटी दे रहे हैं, 18%। तो ये जीएसटी में जितना भी, ठीक है, किसी चीज़ पे 28% भी जीएसटी है, 5 लेयर्स हैं उसके, तो जितना भी जीएसटी दे रहे हैं वो सब जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड में। मतलब ये आरबीआई में जाके जमा हो रहा है, और आरबीआई में क्या होता है, संचित निधि का पैसा आरबीआई में ही रहता है। तो जितना भी टैक्स हम लोग दे रहे हैं, जितना भी फीस वसूल रही है गवर्नमेंट, और जितने भी प्रॉफिट कमा रही है गवर्नमेंट, ये सब जो रहता है वो आरबीआई में जमा होता है, और आरबीआई में ही संचित निधि होता है। तो वो संचित निधि भारत की संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड, वहीं जाके जमा होता है। देखिए, एजुकेशन पे 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, एजुकेशन पे 18% जीएसटी है। सरकार बोलती है कि एजुकेशन पे हमको सभी को शिक्षित करना है देश में पूरी, 18% जीएसटी है। जो इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उस पर भी 18% जीएसटी है, और एजुकेशन पे भी 18% जीएसटी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ है। तो देखिए, इस तरीके के जो जीएसटी होता है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जीएसटी जो होता है वो पूरा जाके संचित निधि में जमा होता है, जिससे फिर गवर्नमेंट जो है वो बाकी सब काम करती है। तो संचित निधि में भारत सरकार को प्राप्त होने वाला धन, कर से प्राप्त धन और ऋण से प्राप्त धन, ये दोनों जो होता है संचित निधि में होता है।
संचित निधि का बात यह है, इसमें दिक्कत यह है कि इसको पारित करवाने के लिए बजट पारित करवाना पड़ता है, बजट पारित करवाना पड़ता है। फिर बजट में आपको देना पड़ेगा कि बजट से हम लोग इसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और किसी चीज़ के लिए हम लोग को 1000 रुपये खर्चा करना है। इस तरीके के बजट में उसका प्रावधान करना पड़ता है। और दूसरा, इसको पारित करवाने के लिए एक तो बजट पारित करवाना पड़ता है, इसमें विनियोग विधेयक पारित करवाना पड़ता है। विनियोग विधेयक का मतलब क्या होता है? विनियोग विधेयक को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक, पहला तो याद रखिए, 3 चीज याद रखिए विनियोग विधेयक के बारे में। पहला चीज वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा चीज केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और विनियोग विधेयक क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी धन को, विनियोग विधेयक जो रहता है वैधानिक स्वीकृति देता है किसी भी धन को पारित करवाने के लिए। जैसे कि संचित निधि है, इसको पारित करवाने के लिए विनियोग विधेयक पारित करवाना पड़ता है। विनियोग विधेयक जो रहता है वैधानिक स्वीकृति देता है कि आप इस धन का प्रयोग जो है इस कार्य के लिए कर सकते हैं। विनियोग विधेयक का मतलब समझ गए? एक तरीके की वैधानिक स्वीकृति होती है, ठीक। तो ये होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? बजट पारित करवाना पड़ता है, विनियोग विधेयक पारित करवाना पड़ता है। अब इसका संसद में सत्र बैठना जरूरी है, जब सत्र बैठेगा तभी तो ये सब चीजें पास होगी। तो किसी भी समय संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। इसके लिए विनियोग विधेयक पारित करवाना पड़ता है। अब इसमें 2 चीज होती है, देखिए संचित निधि में एक तो भारित विधि, संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, ये दोनों चीजों पे बहुत डाउट होता है। संचित निधि से भारित व्यय क्या है, संचित निधि से किया जाने वाला व्यय क्या है, 2 चीजें होती हैं। तो देखिए, जो वेतन भत्ते होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते होते हैं, किसके किसके वेतन भत्ते होते हैं इसमें शामिल मैं अभी बताऊंगा। तो जो वेतन भत्ते होते हैं पदाधिकारियों के, वो संचित निधि पे भारित व्यय संचित निधि से दिए जाते हैं। ये तो पहले याद रखिए, संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है? भारित होते हैं, भारित संचित निधि पर भारित व्यय से उनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो देखिए संचित निधि पर भारित व्यय में क्या क्या होता है, क्या किसके किसके वेतन भत्ते शामिल होते हैं, ये अपन देखते हैं। भारित व्यय पे पहले एक चीज देखिए, ये पूछता है, ठीक है। इस पे चर्चा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। संचित निधि पे भारित व्यय जो होता है, वो भारित व्यय से पैसा निकालने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा किया जाता है। डिस्कशन दोनों में होगा, वाद विवाद दोनों में होगा। मतदान इसमें होता ही नहीं है। संचित निधि से भारित व्यय से, संचित निधि पर भारित व्यय से पैसा निकालने के लिए वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ता है, तभी इन लोगों का वेतन कभी कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो संचित निधि पे पैसा रहेगा ही रहेगा और वेतन जो रहेगा इन लोग को मिलेगा ही, क्योंकि इस पे मतदान करवाना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वेतन इसको 100% श्योर रहता है कि लोग को मिलेगा ही, कम भी नहीं होता इन लोग का वेतन, ठीक है। तो याद रखिए, केवल एक ही कंडीशन पे कम होता है, कब? जब 360 वित्तीय आपातकाल लग गया है तब, नहीं तो वेतन कम नहीं किया जा सकता इन लोग का। तो याद रखिए कि इस पे मतदान नहीं करवाना पड़ता। चर्चा दोनों सदन पे होती है, लेकिन मतदान भारित व्यय से पैसा निकालने के लिए, संचित निधि पर भारित व्यय से पैसा निकालने के लिए नहीं करवाना पड़ता। इसमें देखिए किनका किनका वेतन शामिल होता है, इसको पूछता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, ठीक है। और राज्यसभा, अब ये सभापति जो है वो तो उपराष्ट्रपति हो गए, तो राज्यसभा उपसभापति के वेतन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और राज्यसभा उपसभापति, सभापति तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तो उपसभापति के वेतन, ये इन लोगों के वेतन शामिल होते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन शामिल होते हैं, ठीक है। किसके शामिल होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन शामिल होते हैं। और कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन शामिल होते हैं। चौथा, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, ये सब के वेतन, यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन शामिल होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के जजों के पेंशन शामिल होते हैं, याद रखिएगा इसको, हाई कोर्ट के जजों के पेंशन शामिल होते हैं, पेंशन, वेतन भत्ते नहीं। हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पे भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पे भारित होते हैं, ठीक है। वेतन भत्ते, हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते जो रहते हैं वो राज्य की संचित निधि, देखिए राज्य का भी संचित निधि होता है, ये निधि जो होती है राज्य में भी होती है, तो राज्य की संचित निधि पे हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते शामिल होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जजों के पेंशन जो होते हैं वो भारत सरकार की संचित निधि पर शामिल होते हैं, इसको याद रखिएगा, इसी को पूछता है यहाँ पे थोड़ा सा। हाई कोर्ट के जजों के पेंशन भारत की संचित निधि पर शामिल, संचित निधि के भारित संचित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत, और इनके जो वेतन होते हैं हाई कोर्ट के जजों की, वो राज्य की संचित निधि पर। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट, कैग, यूपीएससी, ये जो तीनों के कार्यालय होते हैं इंडिविजुअल, सुप्रीम कोर्ट का भी अपना कार्यालय है, कैग का भी कार्यालय है, यूपीएससी का भी अपना कार्यालय है, उसके प्रशासनिक खर्चे, जो उसके प्रशासन के खर्चे है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च जो हैं जितने भी हैं, वो सब क्या रहते हैं, वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत शामिल होते हैं। इतना चीज़ क्लियर है, इसको याद ही रखना है, इसको समझने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, जो क्या क्या शामिल होते हैं उसको, ठीक। यहाँ पर बस थोड़ा सा है, उसको ध्यान रखिएगा, समझ के पढ़िएगा।
संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, संचित निधि से किए जाने वाले व्यय पे दोनों सदनों पे चर्चा होती है, चर्चा दोनों सदनों पे होगी, दोनों पे ही। इस पे मतदान नहीं होता है, अंतर सिर्फ इतना है, संचित निधि से किए जाने वाले व्यय पे लोकसभा में मतदान होना पड़ता है, लोकसभा में पारित करवाना पड़ता है इसको, लोकसभा में मतदान होता है, ठीक है। और चर्चा दोनों सदनों पे नहीं होती है, चर्चा दोनों सदनों पे होती है, ठीक है। इस पे मतदान कराना नहीं पड़ता है, ये पारित ही रहता है, इसको मतदान कराने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें वोटिंग कराना पड़ता है। तो इस पे क्या क्या शामिल होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में व्यय हेतु धन, ठीक है। अगर किसी क्षेत्र में जैसे कि कृषि एग्रीकल्चरल सेक्टर पे जो सेना है उस पर सैनिक खर्च है, और जो अन्य बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, उस पर कोई भी खर्च करना है, तो वो खर्च करने के लिए जो किया जाने वाला व्यय है वो भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, किसी भी क्षेत्र में खर्च करना है तो वेतन इन लोगों के, और खर्च ये किसी क्षेत्र में अगर खर्च करना है तो इस पे शामिल होगा, और वेतन भारित व्यय पे, संचित निधि पर भारित व्यय पे, और किसी क्षेत्र विशेष में खर्च करना है तो संचित निधि से किए जाने वाले व्यय पे शामिल होगा वो। इसके अतिरिक्त क्या होता है, लोकसभा में विनियोग विधेयक लाया जाता है, अनुदान की मांग होती है, ठीक है। तो ये लोकसभा में क्या किया जाता है, विनियोग विधेयक लाया जाता है, मतलब विनियोग विधेयक क्या किया जाएगा, वैधानिक स्वीकृति प्रदान करेगा कि आप इस पर खर्च कर सकते हैं करके। और अनुदान की मांग, जब मैं बजट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अनुदान की मांग क्या होती है, ठीक है। अनुदान की मांग भी होती है इसमें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब बजट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि अनुदान की मांग क्या होती है, विनियोग विधेयक को भी डिटेल में समझाऊंगा। लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, ठीक है, ये क्या था, कंसोलिडेटेड फंड। लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, पहले इसको देखिए आकस्मिक निधि क्या होता है, इसके बाद इसको देखेंगे अपन। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267, ये आर्टिकल 266 था, ये आर्टिकल 266(2), ये आर्टिकल 267। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में कंटिंजेंसी फंड बोलते हैं। तो इमरजेंसी से याद रखिएगा, इमरजेंसी कंटिंजेंसी एक ही लगभग। तो इमरजेंसी फंड नहीं बोलते, इसको इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में इसको कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, इनको यही बोलिएगा आप भी। आकस्मिक खर्च हेतु, जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है, संचित निधि पर जो होता है इसी से इसमें पैसा जाता है, लगभग 500 करोड़ रुपए एनी टाइम इसमें रहता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली से ज़्यादा भी रह सकता है। 500 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि पे एनी टाइम रहता है, संचित निधि से इस पर ट्रांसफर किया जाता है। आकस्मिक निधि में फायदा यह है कि इसको संसद से पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि कोरोना के वैक्सीन के लिए 10,000 करोड़ रुपए निकालना है, कोरोना को वैक्सीन के लिए 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए निकालना है इमरजेंसी में, तो कहाँ संसद का सत्र बैठाएंगे, वहां पर कोरोना चल रहा है ना, संसद का सत्र तो बैठेगा ही नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक तरीके से। तो किसी भी चीज़ पे कहीं बाढ़ आ गया है, कहीं संकट आ गया है, किसी तरीके की सुनामी आ गई है, भूकंप आ गया है, तो वहां पे फंड देना है, तो आकस्मिक रूप से इमरजेंसी फंड अगर देना है तो संसद में बजट कहाँ से प्रस्तुत करेंगे, विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, जब पारित होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, यहां से पैसा निकालना पॉसिबल नहीं रहता है। तो क्या किया जाता है, आकस्मिक निधि से उस दौरान आकस्मिक कोई इमरजेंसी चीज के लिए अगर पैसा निकालना है तो फिर आकस्मिक निधि से वहां के लिए पैसा निकाला जाता है। संचित निधि से इस पर ट्रांसफर किया था, इसमें खाली राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तो इसमें पैसा निकल जाता है। तो याद रखना है इसको, आकस्मिक निधि से उस दौरान पैसा निकाला जाता है, लगभग 500 करोड़ रुपए एनी टाइम रहते हैं, ज़्यादा भी इससे निकाला जा सकता है, यहीं से पैसा आता है, लेकिन इस पर रहता है इमरजेंसी फंड में पैसा, वहाँ से राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पैसा निकल जाता है आसानी से। धन निकालने के बाद पारित कराना पड़ता है, धन निकालने के लिए पारित नहीं कराना पड़ता, उसके बाद जब संसद का सत्र बैठेगा तो उसके बाद इसको पारित करा लिया जाता है कि इमरजेंसी केस में इतने धन इस पे निकाला गया है करके। और ये जो रहता है राष्ट्रपति की ओर से भारत के वित्त सचिव द्वारा संचालित होता है, ये भी याद रखेंगे इसको, राष्ट्रपति की ओर भारत के वित्त सचिव के द्वारा इसको संचालन किया जाता है इस फंड का। ठीक, तो याद हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है, इसको भी समझिए। तीसरा होता है लोक लेखन निधि, पब्लिक अकाउंट, आर्टिकल 266(2), ठीक है, आर्टिकल 266(2), बैंकों में जमा राशि, बचत, भविष्य निधि में जमा राशि, ठीक है, बैंक में जो जमा राशि है ना, और बचत है, सेविंग्स है, और जो भविष्य निधि है ना, उसमें जो जमा राशि है वो लोक लेखन निधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको पब्लिक अकाउंट कहते हैं। पब्लिक का जो बैंक में जमा राशि है ना, और जो भविष्य निधि है ये आप जमा करके रखते हैं, भविष्य निधि, ठीक है, कोई पॉलिसी अगर खरीद के रखते हैं, वो सब जमा राशि है, वो पब्लिक लोक लेखन निधि सभी के आवश्यक होता है। इसमें से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, गवर्नमेंट इससे आसानी से, आप ही का पैसा जमा रहता है, वो जमा रहता है तो उसी को निकाल के खर्च कर सकता है गवर्नमेंट जो है वो। तो इस तरीके से लोक लेखन निधि, तो इस पर कोई खास नहीं है लोक लेखन निधि। दो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये, इसको अच्छे से देखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, इसमें क्या चीज़ जमा रहता है। ठीक है, आर्टिकल को भी याद रखिएगा इसका।
तो ये होता है आपका जो भारत की जो संचित निधि होता है, लोक लेखा निधि होता है, 3 आकस्मिक निधि, 3 तरीके की निधि होती है। इसमें याद रखिएगा किसका किसका वेतन शामिल होता है, किसका किसका नहीं होता है, ऐसे करके पूछ देता है। ठीक है, इसको कहाँ कहाँ पारित करवाना पड़ता है, कहाँ कहाँ चर्चा होता है, इसका कहाँ होता है, और इसके अतिरिक्त ये जो रहता है इसको पारित करवाना पड़ता है या नहीं, इस सब तरीके का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से नोट करके रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।